नमस्कार मित्रों, स्कोर मोड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आयुर्वेदिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार विश्व में सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4500 मीटर के आसपास है। ठीक है, यह भारत के उत्तर पश्चिम भाग, ये हो गया उत्तर पश्चिम भाग। यहाँ पे होता है हिंदू कुश पर्वत और यहाँ से निकलता है हिमालय रेंज और ये जाता है चाइना का टकला मकान तक। इसके बीच का जो क्षेत्र पड़ता है यही होता है हमारा तिब्बत का पठार। इसको हम लोग दुनिया का छत भी बोला करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है पहला दक्कन का पठार। दोस्तों, दक्कन के पठार के बारे में बात की जाए तो दक्कन के पठार का उत्पत्ति यही कुछ 16 करोड़ साल पहले हुआ था, यानी कि हिमालय से भी पुराना है। यह उच्च भूमि है जिसकी ऊंचाई लगभग 300 से 900 मीटर ऊंची है मैदान से। आगे आता हमारा केन्या का पठार। केन्या जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसकी राजधानी है नैरोबी। यहाँ पे केन्या इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे माउंट केन्या नाम का एक पहाड़ है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सेकंड हाईएस्ट पीक है। अगला ऑप्शन हमारा है युगांडा का पूर्वी पठार। युगांडा का पूर्वी पठार, युगांडा जो है दोस्तों वो भी एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का लैंडलॉक कंट्री है। ध्यान दीजिएगा, लैंडलॉक कंट्री यानी कि वो चारों तरफ से देश से घिरा हुआ है, कहीं उसकी सीमा जो है वो समुद्र से नहीं लगती है। और युगांडा में ही विक्टोरिया झील का भी थोड़ा सा अंश पड़ता है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एस तारापुर समिति का संबंध किससे है? दोस्तों, एस तारापुर समिति की बात की जाए तो इसका संबंध होता है रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता से। हम लोग बात करेंगे कि परिवर्तनीयता क्या होती है, रुपए की परिवर्तनीयता क्या होती है। देखिए, इसका मतलब होता है परिवर्तनीयता का कि यदि आप इंडियन हैं और आप इधर से मान लीजिए किसी विदेश में व्यापार करना चाहते हैं, आपकी कोई संपत्ति है जिसे आप यहाँ से बेच के विदेश में जाकर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ जो आप अपने संपत्ति को बेचिएगा तो आपको मिलेगा रुपए। लेकिन यदि आप अमेरिका जाते हैं या फिर जापान जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ की मुद्रा कुछ अलग है, तो इस रुपए को उस देश की मुद्रा में कन्वर्ट कर देना ही रुपए की परिवर्तनीयता होती है। तो ये परिवर्तनीयता इंडिया के लोगों के लिए पूर्णतः स्वैच्छिक है, यानी कि कोई विदेशी भी यदि अपना संपत्ति बेचकर इंडिया में आकर व्यापार करना चाहता है या फिर कुछ खरीदना चाहता है तो वो अपने जो मुद्रा है उसको चेंज करके रुपए में ले सकता है और इंडियन अपनी मुद्रा को विदेश की मुद्रा में चेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रुपए की परिवर्तनीयता। तो ये जो क्वेश्चन था, ऐसे तारापुर समिति जो है वो गठित की गई थी रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता के लिए। अगला हमारा फर्स्ट ऑप्शन है औद्योगिक रूढ़ता। ये क्या होती है? यदि कोई इंडस्ट्री आप चला रहे हैं, उस इंडस्ट्री में लगातार साल दर साल हानि होती जाती है, साल दर साल हानि ही हो रही है, तो इस तरह से कहते हैं कि उसे इस इंडस्ट्री में औद्योगिक रुग्णता आ गई है। अगला ऑप्शन हमारा है बैंकों की एनपीए की समस्या। दोस्तों, एनपीए क्या होता है? एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी ऐसा एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा हो, मतलब उससे इनकम जनरेट नहीं हो रहा हो। बैंक जो होता है वो लोगों को लोन प्रोवाइड कराता है और आशा ये रखता है कि लोग उसे इंटरेस्ट देंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी वजह से इंटरेस्ट तो छोड़िए, उसका पूंजी भी नहीं मिल पाता है और लगातार 3 महीने तक यदि कोई ईएमआई नहीं जमा होता है किसी लोन पे, तो बैंक उसे मान लेता है कि ये जो पैसा था हमारा वो चला गया किस में? एनपीए में चला गया, और उसे घाटा मान लेता है। तो कोविड-19 के समय में जब लॉकडाउन लगा था तो ये समस्या काफ़ी गहरी हो गई थी। तो उस समय इसके लिए कमेटी गठित की गई। उस कमेटी का नाम था केवी कामथ कमेटी। केवी कामथ कमेटी गठित की गई इस एनपीए की समस्या से निपटने के लिए। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, संसद के दोनों सदनों में यदि गतिरोध की स्थिति हो जाए, यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, तो
इस सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? देखिए इसका आंसर होता है भारत के राज्यसभा के उप सचिव के द्वारा ये सेशन की अध्यक्षता की जाएगी। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि आखिर ये लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दोनों जब वहाँ पर उपस्थित नहीं रहेंगे तब उनको लाया जाएगा। लेकिन उनके बारे में इनकी शक्तियाँ आप क्या होती है वो आप देख लीजिए यहाँ से। राज्यसभा के सभापति यानी कि जो उपराष्ट्रपति हमारे होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। यहाँ पर आती है बात राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो राज्यसभा के सभापति का नाम हम लोग जान लेते हैं। राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू। और अगला ऑप्शन है हमारा राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति का नाम है हरिवंश नारायण सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है? दोस्तों कंटेनर पोर्ट का मतलब क्या होता है ये हमें सबसे पहले जानना जरूरी है। कंटेनर पोर्ट क्या होता है? यानी ऐसा बंदरगाह जिसमें बहुत सारे कंटेनर उतरते हो। कंटेनर जैसे बॉक्स टाइप का होता है जो आप लोग देखते हैं ट्रेन के बोगी में लगा होता है या फिर ट्रकों पे ऐसा होता है। तो ये कंटेनर में शुष्क सामान रखे जाते हैं। फिर कंटेनर का टाइप पर डिपेंड करता है कि उसमें क्या रहेगा। कंटेनर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ओपन टाइप, हाई क्यूब टाइप, साइड एक्सेस टाइप, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं कंटेनर्स। तो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है जिसे नहवा सवा पोर्ट भी बोलते हैं, यह हमारे देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। ये पड़ता है दोस्तों महाराष्ट्र में, मुंबई में। अगला हमारा है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये जो पोर्ट है वो कोलकाता और चेन्नई के बीचों बीच पड़ता है, विशाखापत्तनम पोर्ट। ये काफ़ी सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इस पोर्ट के ठीक सामने एक छोटी सी पहाड़ जैसी संरचना है जिसको हम लोग डॉल्फिन नोज बोलते हैं। तो इसके कारण विशाखापत्तनम जो पोर्ट है इसको काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। अगला आता है न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है यह कर्नाटक में पड़ता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक में पड़ता है। अगला पोर्ट हमारे पास है दोस्तों पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट जो है यह उड़ीसा में पड़ता है। पारादीप पोर्ट कहाँ है? उड़ीसा में। यह महानदी के मुहाने के आसपास पड़ता है। पारादीप पोर्ट महानदी के मुहाने के आसपास। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे सामने, निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? सबसे पहले आता है हम लोग सार्क क्या है। तो ये देखिए साउथ एशिया के देशों का एक समूह है। जैसे इस तरह से यदि हम कोई मैप लेते हैं, इसमें नीचे होता है साउथ, ठीक है। तो ये पूरा यदि हम एशियन कंटिनेंट लेते हैं तो एशियन कंटिनेंट में नीचे के जो देश हैं यानी इंडिया और उसके आसपास के जो देश हैं उनको हम लोग मिला के एक संगठन बनाया है हम लोगों ने, वो होता है सार्क, SAARC। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसमें कौन कौन से देश है पहले उसको हम लोग जान लेते हैं। इसमें मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर आगे आते हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे देश सार्क के कंट्रीज़ के अंदर आते हैं। तो इसमें हमें ऑप्शन दिख रहा है म्यांमार। म्यांमार जो दोस्तों है ये सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का अंतिम सदस्य अफ़गानिस्तान बना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। टोपरा तथा मेरठ दो अशोक स्तंभ जो है वो दिल्ली कौन लेकर आया था? तो टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभों को दिल्ली लाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक चीज़ बहुत प्रसिद्ध है। फिरोज शाह तुगलक अपने कार्यकाल में अपने राज्यकाज के अंदर दासों को खूब ज़्यादा महत्व देता था। इसके कार्यकाल के समय इसके राज्य में 1,80,000 दास हो गए थे। तो दासों को रखने के लिए उसने अपने दरबार में एक महल बनवाया था। इसका नाम था दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान नाम का एक महल बनवाया था। आगे आते हैं हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसको
जाना जाता है अलाई दरवाज़ा बनाने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। मोहम्मद गोरी जो था 1191 और 1192 में इंडिया में 2 युद्ध लड़ा था पृथ्वीराज चौहान के साथ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। प्रथम युद्ध में इसे पृथ्वीराज चौहान से बुरी हार मिली थी, लेकिन अगले ही वर्ष 1192 में इसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला ऑप्शन हमारा सिकंदर लोदी। ये लोदी वंश का दूसरा शासक था। इसने एक प्रथा लाई थी मापन की प्रथा, जिसको बोलते हैं गजे सिकंदरी। यह आज के 30 इंच के बराबर हुआ करता था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? देखिए, ट्रिम्स का पूरा नाम होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। देखिए, ये जो है ये एप्लीकेबल होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स पे, कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है किसी भी देश में, जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें ये जो ट्रिम्स का जो रूल है इसे फॉलो करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? देखिए, फेफड़ा कहने का अर्थ क्या होता है कि ऐसा जंगल जिससे ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में जनरेट होता हो, यानी कि वो जंगल बड़ा भी होना चाहिए। तो जो अमेजन का वर्षा वन है दोस्तों, ये हमारे धरती का सबसे बड़ा वन कहा जा सकता है। ये पड़ता है, ऐसे तो ये 9 देशों में फैला हुआ है, लेकिन इसका 60% भाग ब्राज़ील में पड़ता है। 60% भाग ब्राज़ील में पड़ता है। यह अमेजन का वर्षा वन जो है वो साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में पड़ता है। साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में बहुत सारे देश आते हैं, जिसमें ब्राज़ील में इसका 60% हिस्सा पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं टैगा और टुंड्रा की। टैगा और टुंड्रा क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, ये होती है, ये है ग्लोब, ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा, इसके ऊपर आता है हमारा कर्क रेखा, और 66.5 डिग्री के ऊपर जब हम लोग बढ़ते हैं तो इधर बहुत ठंडा पड़ता है, ठंड बहुत होती है इधर। तो इसमें जो सबसे ऊपर का प्रदेश होता है उसको हम लोग बोलते हैं टुंड्रा। सबसे ऊपर क्या होता है? टुंड्रा। और उसके ठीक नीचे का जो पड़ता है जगह उसको बोलते हैं हम लोग टैगा। यानी कि टैगा जो होता है इसमें ठंडा थोड़ा सा कम होता है टुंड्रा की अपेक्षा। आगे है पूर्वोत्तर भारत का वर्षा वन। तो भारत के पूर्वोत्तर में, यानी कि ये हो गया हमारा पूर्व और यह उत्तर, जिसमें 7 सिस्टर्स जो आती हैं उसके जो वन हैं उनके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, बंगाल विभाजन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये हुआ कब था, किसके शासनकाल में हुआ था, यह सारा कुछ हमें जानना होगा। तो आइए हम लोग इसी में बात करते हैं। बंगाल विभाजन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा लागू किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है, अक्टूबर 1905 में लागू किया गया था। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था। ये बात भी बिल्कुल सही है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एंड्रूज फ्रेजर। अगला ऑप्शन हमारा है बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये बात भी बिल्कुल सही है, बंगाल विभाजन जब हुआ उसी समय से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। लेकिन जो ऑप्शन 4 है 1912 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ये बात बिल्कुल गलत है। 1912 में न रद्द करके 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। जिस समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था उस समय लॉर्ड हार्डिंग जो था यहाँ का वायसराय हुआ करता था, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो ये ऑप्शन 4 हमारा गलत था, बाकी सारा ऑप्शन हमारा सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विचित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्मकथा है? देखिए, विचित्र नाटक जो है इसका नाम केवल नाटक है दोस्तों। विचित्र नाटक का केवल नाम ही नाटक है, एक्चुअल में वो नाटक था नहीं। ठीक है, इसमें उस समय की तत्कालिक परिस्थितियों के बारे में लिखा गया था। ये रचना जो है गुरु गोविंद सिंह की है। ये सिखों के 10वें गुरु हुआ करते थे, गुरु गोविंद सिंह। इनकी रचना है विचित्र नाटक।
आगे और भी गुरु दिए हुए ऑप्शन में उनके बारे में बात कर लें तो पहला है गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव के बारे में एक प्रसिद्ध है कि उन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी, या यूँ कहे कि आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। अगला ऑप्शन हमारा है गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद जो थे और गुरु अमरदास के पुत्र थे। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी और इनके पुत्र हुए गुरु तेग बहादुर। और गुरु नानक की बात की जाए तो ये सिख संप्रदाय के पहले गुरु थे। इन्होंने ही सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड दर्ज कराने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा है। देखिए, देश के पहले नगर निगम की हम लोग बात करते हैं जिसने बॉन्ड अपना दर्ज कराया एनएससी में, वो है इंदौर नगर निगम। इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। दोस्तों, इंदौर के बारे में बात की जाए तो ये पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और लगातार 4 सालों से स्वच्छता के श्रेणी में सबसे ऊपर बना हुआ है। भोपाल, ये भी मध्य प्रदेश का राजधानी हुआ करता है। जबलपुर, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहीं पे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। और पुणे नगर निगम ये पड़ता है महाराष्ट्र में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों में सुमेलित नहीं है। देखिए, इसमें हमें चूज करना है कौन सुमेलित नहीं है। तो जिम कार्बेट की बात करते हैं। जिम कार्बेट जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है और बाघों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है काजीरंगा। काजीरंगा जो है ये असम में पड़ता है और एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और पेरियार पड़ता है केरला में और ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन केवलादेव घाना जो है इसका मतलब पूर्व नाम हुआ करता था भरतपुर पक्षी विहार। भरतपुर पक्षी विहार ये राजस्थान में पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है और ये जो है पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, न कि शेर के लिए। इसकी और एक खासियत आपको बताते चलूँ कि साइबेरिया से ठंड के दिनों में सारस जो होते हैं वो खास करके इस केवलादेव पक्षी विहार में आते हैं और यहाँ कुछ दिनों तक प्रवास करते हैं। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में की गई। देखिए, यहाँ पे बात की गई है कि आखिर ग्रामीणों के समग्र विकास के लिए कौन सी संस्था आगे आई थी। तो इसका आंसर होना है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। NABARD, ये होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अभी इसके चेयरपर्सन हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है और इसका गठन 1982 में हुआ था। बात करते हैं सिडबी की। देखो दोस्तों, सिडबी की स्थापना 1930 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है लखनऊ में। सिडबी की स्थापना कब की गई थी? 1930 में। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है लखनऊ में। अभी इसके चेयरपर्सन जो है उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। इसके चेयरपर्सन का नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसका अधिनियम था 1976 का और 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। और केंद्रीय सहकारी बैंक जो है इसका कॉन्सेप्ट लिया गया था बुल्गारिया से। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, वहाँ से केंद्रीय सहकारी यानी कोऑपरेटिव बैंक का एक मतलब प्रारूप लिया गया था और इस तरह से इंडिया में चलाया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र डॉगर बैंक तथा ग्रेट फिशर निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। देखिए, डॉगर बैंक या ग्रेट फिशर जो है वो स्थित है उत्तरी सागर में। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी सागर में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो हमें बात करना है स्वराज पार्टी के बारे में। देखिए, स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था 1923 में हुआ था, मार्च 1923 में। इसके संस्थापक थे CR दास व मोतीलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे।
तो इसमें हमें पता करना है कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए ऑप्शन सी जो है वो असत्य है। केंद्रीय विधान परिषद में इस पार्टी के वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष निर्वाचित हुए, ये बिल्कुल गलत है। इसके अध्यक्ष जो थे वो निर्वाचित हुए थे सी आर दास। सी आर दास को ही इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला ऑप्शन हमारा है 1923 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में पार्टी को 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटें प्राप्त हुई। ये बात बिल्कुल सही है कि इस पार्टी को 42 सीटें प्राप्त हुई थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आल्हा उदल किससे संबंधित थे? बात करते हैं आल्हा और उदल से। तो आल्हा उदल जो हैं वो महोबा से संबंधित है। महोबा जो है दोस्तों ये यूपी में पड़ता है। महोबा कहाँ पड़ता है? यूपी में। यहीं से आल्हा और उदल संबंधित है। ये महोबा जो था बुंदेलखंड की राजधानी हुआ करती थी, जहाँ पे खजुराहो स्थित है। ये थोड़ा सा पार्ट इसका मध्य प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। बात करते हैं चंदेरी की। चंदेरी मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि कोरल रीफ को महासागर का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्यों कहा जाता है? देखिए कोरल रीफ जो होता है दोस्तों ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो जब समुद्र के अंदर यानी कि पानी के अंदर निवास करने वाले जीव जंतु, उनसे क्या होता है कि धीरे धीरे समयानुसार उनसे वो कैल्शियम कार्बोनेट, मरने के बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाते हैं। तो उससे कोरल रीफ का निर्माण होता है। और कोरल रीफ जो होता है वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा किसी भी कंटिनेंट के पश्चिमी भाग में, पूर्वी क्षेत्र में। किसी भी कंटिनेंट के पूर्वी क्षेत्र में कोरल रीफ देखने को मिलता है। बात करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। चूँकि कोरल रीफ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय बेल्ट के पास मौजूद हैं। जी, कोरल रीफ जो होते हैं उष्णकटिबंधीय बेल्ट में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि कोरल रीफ्स को बनने के लिए यदि हम पूरे ग्लोब को देखें तो ये होता है भूमध्य रेखा, और इसके ऊपर 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ, इसी के बीच में कोरल रीफ्स का निर्माण होता है। ये बनने के लिए टेम्परेचर 27 से 30 डिग्री यदि रहे तो इनके लिए लाभप्रद होता है, तभी ये कोरल रीफ्स बन पाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि वर्षावन क्यों कहा जाता है, तो ऑप्शन होगा सी। कोरल रीफ कई प्राणियों और प्रजातियों का समर्थन करता है और उस अर्थ में बहुत संबद्ध है, इसलिए इसको कहते हैं महासागर का उष्णकटिबंधीय वर्षावन। कभी आप लोग गूगल सर्च करके कोरल रीफ्स का पिक्चर देखिएगा, बहुत ही सुंदर होता है, काफ़ी लुभावना देखने में लगता है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय में संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति मिलती है? तो इसका आंसर होता है दोस्तों अनुच्छेद 249। यदि राष्ट्रहित में कोई विधि बनानी हो और उसको राज्य सूची में यदि वो चीज़ सूचित हो तो उसको हम लोग अनुच्छेद 249 के तहत विधि बना सकते हैं। बाकी हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 248 में इस बात पर विधि बनाई जा सकती है यदि वो मामला समवर्ती सूची और राज्य सूची दोनों में दर्ज न हो तो उसे अनुच्छेद 248 के तहत विधि बनाई जा सकती है। और 245 की बात करते हैं। अनुच्छेद 245 में संसद या राज्य के विधानमंडल के द्वारा इसमें कोई विधि बनाई जा सकती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है फेमा। फेमा क्या होता है इस पे ध्यान दीजिएगा। फेमा इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये आया था कब? तो 29 दिसंबर 1999 को ये एक्ट लाया गया था। और ये लागू कब से हुआ? तो 2000 ईस्वी से। फेमा जो है वो 2000 से लागू हो गया। ये पहले फेमा नहीं हुआ करता था। फेमा का नाम पहले था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेमा का पहले नाम क्या हुआ करता था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। बाद में इसे 2000 में बना दिया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि फेमा। तो ये कब से लागू हुआ? 2000 से। आ गया था हमारा क्वेश्चन आइसोथर्म किसे कहते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे टर्म हैं, यदि आप मानचित्र को देखते हैं, मानचित्र में बहुत सारे ऐसे टर्म मिलते हैं जो अलग अलग लाइनों के खींचे गए होने से बनाए जाते हैं। तो आइसोथर्म की जब हम लोग बात करेंगे तो इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास डी, यानी मानचित्र पर
समान तापमान के स्थानों को मिलाकर यदि आपस में कोई रेखा खींची जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म। ऑप्शन ए पे आते हैं, समान वर्षा वाले स्थानों को यदि जोड़ा जाए मानचित्र में तो उसको क्या कहेंगे? उसे कहते हैं आइसोहाइट। क्या बोलते हैं? आइसोहाइट। अगला ऑप्शन हमारा वह रेखा जो मानचित्र के उन रेखाओं को मिलाती है जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है, उसको बोलते हैं आइसोलिथ। उसको क्या बोलते हैं? आइसोलिथ बोलते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, यह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को आपस में मिलाते हुए खींची जाती है तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसोहेल। क्या बोलते हैं? आइसोहेल। तो आज के सेट 1 के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कहीं कन्फ्यूजन लगा हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगले वीडियो में उसे समायोजित करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।